हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं चेतन सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एडवर्कर पर स्वागत करता हूं। हम लोग विलियन सॉल्यूशन के बारे में पढ़ चुके हैं। सॉल्यूशन क्या होता है कि जैसे हम चीनी को पानी में घोलते हैं तो चीनी के सभी कण ये पानी में घुल जाते हैं और हमको दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन क्या आपने ये महसूस किया है या आपने देखा होगा कि यदि हम उसी पानी में चाक को घोलें, रेत को घोलें या आटा मिला दें तो क्या वो पूर्ण रूप से घुल जाता है? नहीं घुलता है। यह हमको घुलने के बाद भी दिखाई देता है। चीनी या नमक ये तो पानी में इस तरह से घुल जाते हैं कि वो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन रेत, बालू, चाक का चूर्ण, आटा, अगर इसको हम पानी में मिलाते हैं तो ये पानी में पूर्ण रूप से इस तरह से नहीं घुलते हैं कि वो अदृश्य हो जाएं। मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको कुछ देर के लिए छोड़ दें तो ये नीचे भी बैठ जाते हैं। ऐसे मिश्रण जो है ये असमांगी मिश्रण होते हैं। आज हम लोग असमांगी मिश्रण में निलंबन क्या है, व्हाट इज़ ए सस्पेंशन, ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग सस्पेंशन कहते हैं, इसको निलंबन कहते हैं। तो निलंबन क्या होता है इसके बारे में आज हम जानेंगे। निलंबन क्या है? एक असमांगी मिश्रण जिसके कण घुलते नहीं हैं, जैसा अभी हमने आपको बताया कि वो घुलते नहीं हैं लेकिन माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं, निलंबन कहलाता है, सस्पेंशन कहलाता है। मतलब इस तरह से अदृश्य ना हो जाएं, घुल करके जैसे कि सॉल्यूशन बनाते हैं, घुले तो रहें लेकिन वे दिखें हमको, वो असमांगी मिश्रण बनाएं, तो इसको हम निलंबन कहते हैं। दूसरे शब्दों में वैसा घोल जो ठोस परिक्षेपित हो जाता है, परिक्षेपित हो जाता है, नीचे बैठ जाता है, क्या कहलाता है? निलंबन कहलाता है। निलंबन के कणों को नंगी आँखों से देखा जा सकता है। जैसे हम लोगों ने अभी उदाहरण बताया आपको, इस उदाहरण में आप देखिए आटे तथा पानी का मिश्रण, ये निलंबन है। तेल तथा पानी का मिश्रण, अगर हम तेल में पानी को मिलाते हैं या पानी में तेल को मिलाते हैं, ये निलंबन होगा। ऐसे ही चाक तथा पानी का मिश्रण, हवा में धूल के कणों का मिश्रण, ये सब जो मिश्रण बनता है ये निलंबन का उदाहरण है, ये निलंबन कहलाते हैं। अधिकांश निलंबन जिसे हम प्रतिदिन पाते हैं ठोस कणों का तरल में मिश्रण, ठोस जो कण है वो तरल में, तरल आपका वायु भी हो गया और जल भी हो गया, इसमें होता है। जैसे आटे का पानी का घोल, आटा और पानी का अगर हम घोल लेते हैं तो इसे हम व्यवहार में लगभग रोज देखते हैं। दो तरल को मिलाकर पानी में कोई अन्य पदार्थ मिला दीजिए, ये तरल को मिला करके हम देख सकते हैं, या तरल को गैस में मिलाकर, निलंबन नहीं बनता। क्या है? अधिकांश निलंबन जिसे हम प्रतिदिन पाते हैं ठोस कणों का तरल में मिश्रण, जैसे आटे का और पानी का ये घोल हो, आटे का पानी का घोल मतलब आटा ये ठोस हो गया, पानी ये द्रव हो गया। दो तरल को मिलाकर या तरल और गैस को मिलाकर ये निलंबन नहीं बनता है। ये नोट करने वाली चीज़ है कि जैसे पानी में पानी या दो तरल को, दोनों लिक्विड हों, दोनों ही तरल हों, या जैसे लिक्विड में गैस का, ये निलंबन नहीं बनाते हैं। निलंबन के गुण क्या हैं? प्रॉपर्टीज़ ऑफ सस्पेंशन, जो हम लोग ने सस्पेंशन अभी पढ़ा, इस सस्पेंशन का प्रॉपर्टी क्या है। अब जैसे हम लोगों के दिमाग में एक आ गया कि एक ये विषमांगी मिश्रण है, तो सबसे पहले यही पॉइंट हो गया हमारा नंबर एक, निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। मतलब इसको हम
दोनों मिश्रण हैं, एक दूसरे में इस तरह नहीं विलीय हो जा रहे हैं, मिल नहीं जा रहे हैं कि हम एक विलीय को ना देख पाएँ, वो दिखाई देते हैं। ऐसे ही सेकंड पॉइंट तुरंत हमारा बन गया कि निलंबन के कणों को नंगी आँखों से देखा जा सकता है। जो निलंबन के कण हैं इनको हम नंगी आँखों से देख सकते हैं। ये निलंबित कण प्रकाश की, ये पॉइंट है आपका, ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं जिससे इसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। जैसे सॉल्यूशन के कण जो है ये बहुत छोटे होते हैं, इससे कुछ बड़ा हमारे निलंबन के कण होते हैं, इसीलिए ये प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं। अगला पॉइंट, जब निलंबन को शांत छोड़ दिया जाता है, आपने आटे का या रेत का, बालू का पानी में घोल बनाया, एक गिलास में बना करके आपने रख दिया, तो निलंबन के कण नीचे बैठ जाते हैं। आपने जो भी घोल बनाया है वो कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि सारे के सारे रेत या बालू के कण या मिट्टी, ये क्या हुआ, उस तली पर नीचे बैठ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि, और अगर आप शरबत बनाए हैं चीनी और पानी का, वो आप रख दीजिए तो चीनी का कण कतई नीचे नहीं बैठ सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो निलंबन होता है ये अस्थाई होता है। निलंबन क्या होता है, अस्थाई होता है। अगला पॉइंट हमारा है, निलंबन के कण को छानकर पृथक किया जा सकता है। ये जो निलंबन के कण हैं इनको छान करके आप अलग कर सकते हैं। अभी कपड़ा आप ले लीजिए और कपड़े से आप ये, या फिल्टर पेपर ले लीजिए, उससे अगर आप छानते हैं तो छानने पर आपके रेत के कण, बालू के कण ये पानी से अलग हो जाते हैं और रेत को हम अलग कर सकते हैं, जबकि ट्रू सॉल्यूशन को हम अलग नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि निलंबन के कण, इसको हम छान करके इस मिश्रण को अलग कर सकते हैं। अगला पॉइंट है, जब निलंबन के कण नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन टूट जाता है तथा यह प्रकाश की किरणों को फैला नहीं पाता है। निलंबन तब तक ही रहता है जब तक कि वो उस द्रव में जो ठोस के कण हैं वे लटके हुए रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब वे कण नीचे बैठ जाते हैं, ग्रेविटी के कारण कण जो है भारी होते हैं, ये नीचे बैठ जाते हैं, तो नीचे बैठ जाने पर ये निलंबन नहीं रह जाता है, निलंबन जो है हमारा टूट जाता है। इसका मतलब तब ये प्रकाश के किरणों को फैला नहीं पाते हैं। अब निलंबन हम जैसा कि पढ़ रहे हैं कि निलंबन के जो कण हुए ये ट्रू सॉल्यूशन से बड़े हुए। अब ट्रू सॉल्यूशन और निलंबन के बीच में भी एक कण रहता है, इस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। उसकी कणों का जो आकार होता है ये वास्तविक विलयन, जो हम ट्रू सॉल्यूशन जिसको कहते हैं, और निलंबन के कण इसके बीच में होता है। ऐसे विलयन को हम कोलाइडल विलयन कहते हैं। तो कोलाइडल विलयन क्या है, कोलाइडल विलयन के बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। इसके कण ये ट्रू सॉल्यूशन और जो निलंबन है इनके बीच में होता है। ट्रू सॉल्यूशन से बड़ा होगा और निलंबन के कणों से छोटा होगा। तो इसकी परिभाषा देखते हैं। ये है, समांगी तथा विषमांगी मिश्रणों के बीच के एक गुण वाला मिश्रण जिसके कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं कोलाइडल विलयन कहलाता है। ये समांगी और विषमांगी, जैसे हमने ट्रू सॉल्यूशन पढ़ा और निलंबन पढ़ा, इनके बीच के गुण वाला एक मिश्रण जिसके कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं, ये कोलाइडल विलयन कहलाता है। ये जो कोलाइडल विलयन है ये क्या है, देखिए आगे लिखा गया है कि कोलाइडल विलयन के कण ये निलंबन के कणों की अपेक्षा आकार में छोटे होने के कारण यह एक समांगी मिश्रण प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में यह एक विषमांगी मिश्रण है। एक्चुअली यह एक विषमांगी मिश्रण ही है निलंबन की तरह, लेकिन निलंबन के कणों से छोटा होने के कारण यह समांगी प्रतीत होता है।
मतलब ये वास्तव में ट्रू सॉल्यूशन नहीं है, उससे उसके कण बड़े हैं और ये कोलाइडल सॉल्यूशन को व्यक्त करता है। इसमें एग्जाम्पल आपको दिया गया जैसे दूध, शेविंग क्रीम, जेल, ये इस तरह से तमाम उदाहरण हैं और हम और आगे उदाहरण पढ़ेंगे भी। थोड़ा सा कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में और जानते हैं। ये जो कोलाइडल कण हैं, कोलाइडल के कण निलंबन के कणों की अपेक्षा छोटे परंतु विलयन के कणों की अपेक्षा बड़े होते हैं, जैसा अभी हमने आपको बताया। परंतु ये कण नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते। जिस तरह से ये देखिएगा ट्रू सॉल्यूशन में भी है कि ये कण नंगी आंखों से हमें दिखाई नहीं देते। लेकिन कोलाइडल विलयन के कण प्रकाश के किरण को फैला देते हैं। ट्रू सॉल्यूशन के कण नहीं फैला पाते हैं, इससे बड़े होते हैं कोलाइडल के कण, और कोलाइडल के कण को हम नंगी आंख से नहीं देख सकते, लेकिन इतने ये बड़े होते हैं कि ये क्या करते हैं, प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं। अर्थात जब प्रकाश की किरण एक कोलाइडल विलयन से गुजरता है तो प्रकाश का पथ दृष्टिगोचर होता है। मतलब उस माध्यम में हमको दिखाई देगा कि हाँ, प्रकाश इस मार्ग से जा रहा है। जबकि ट्रू सॉल्यूशन में ये बिल्कुल समांगी होता है, आर पार निकल जाता है और प्रकाश का कण हमको दिखाई नहीं देता है। अब हम कोलाइडल के गुण पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल। कुछ कोलाइडल के बारे में हम लोगों ने जाना, अब कोलाइडल के उन्हीं गुणों को प्रदर्शित करेंगे। जैसे कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है। कोलाइडल क्या है, एक विषमांगी मिश्रण है। नंबर 2, कोलाइड के कण इतने छोटे होते हैं कि ये आँख से दिखाई नहीं देते हैं। कोलाइडल्स की जो पार्टिकल्स हैं ये हमें आँख से दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन कोलाइड के कण ये इतने बड़े होते हैं कि वे प्रकाश को फैला देते हैं। ट्रू सॉल्यूशन से बड़े होते हैं और ये प्रकाश को फैला देते हैं, जिससे प्रकाश का मार्ग ये दृष्टिगोचर होता है। कोलाइडल विलयन को अगर शांत छोड़ देते हैं, ये अगला पॉइंट, कोलाइडल विलयन को अगर हम शांत छोड़ देते हैं तो इसके कण तल पर नहीं बैठते। इसका मतलब निलंबन की तरह ये अस्थाई नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं, अस्थाई होते हैं। ये ध्यान देने की चीज़ है कि कोलाइडल जो विलयन होता है ये अस्थाई होता है, जबकि निलंबन हमारा ये अस्थाई होता है। कोलाइड के कण, ये अगला पॉइंट है, कोलाइड के कणों को छान विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है। कोलाइड को आप जब देर तक रख दे रहे हैं तो वो निथर नहीं रहा है, मतलब वो नीचे तलछट में बैठ नहीं रहा है। कोलाइड के कण छोटे हैं और निलंबन के कणों को हम छान करके अलग कर सकते हैं, वे तली में नीचे बैठ जाते हैं। तो कोलाइड के कण चूंकि निलंबन से छोटे होते हैं इसलिए इनको हम छान करके अलग नहीं कर सकते हैं, परंतु एक विशेष विधि अपकेंद्रित तकनीक द्वारा हम इसे अलग कर सकते हैं। ये अपकेंद्रित तकनीक आप आगे पढ़ेंगे, अभी हम आपको ये बता दे रहे हैं सामान्य विधि से। जैसे दूध से मक्खन निकाला जाता है, दूध को मथनी से मथा जाता है, एक मशीन आती है जिसमें दूध को तेज़ी से घुमाया जाता है, उसको हम अपकेंद्रित मशीन कहते हैं और इसके द्वारा हम मक्खन को दूध से अलग कर सकते हैं। तो दूध एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। हम दूध के कणों को छान कर नहीं अलग कर सकते हैं। आप छानोगे तो कोई भी दूध का कण अलग नहीं होगा, लेकिन जब हम मशीन का प्रयोग करते हैं तो उससे हम अपकेंद्रित विधि से मक्खन को दूध से अलग कर सकते हैं। अब देखते हैं कि कोलाइडल विलयन के घटक क्या क्या हैं, कंपोनेंट्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल विलयन के दो घटक होते हैं। ये घटक क्या क्या हैं, परिक्षिप्त प्रावस्था डिस्पर्स्ड फेस और परिक्षेपण माध्यम डिस्पर्सन मीडियम। दो चीज़ों से, जैसे ट्रू सॉल्यूशन में हम लोग कहते हैं कि ट्रू सॉल्यूशन में चूँकि घुल जाता है तो एक विलायक होता है और एक विलीय होता है, उसी तरह से जब कोलाइडल सॉल्यूशन होता है तो इसके भी दो घटक होते हैं। जो माध्यम होता है उसको हम कहते हैं परिक्षेपण माध्यम,
और जो घटक उसमें लटके हुए रहते हैं वो परिक्षिप्त प्रावस्था डिस्पर्स्ड फेस होते हैं। विलिये की तरह, देखिए विलिये की तरह घटक विलिये पदार्थ की तरह घटक परिक्षिप्त कण को कोलाइडल रूप में रहता है, उसे परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं। जैसे हमने कहा कि जो पदार्थ घुलता है वो ट्रू सॉल्यूशन में हो गया, और विलिये की तरह जो पदार्थ माध्यम में लटका हुआ रहता है उसको हम परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं। और वह घटक जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था निलंबित रहता है, मतलब लटका हुआ रहता है, उस माध्यम को हम परिक्षेपण माध्यम डिस्पर्सिंग फेस कहते हैं। अब कोलाइडल का हम वर्गीकरण देखते हैं। कोलाइड का वर्गीकरण, इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। अब हमारे पास इसके दो घटक हैं। क्या क्या हैं? एक तो है हमारे पास डिस्पर्सिंग मीडियम, परिक्षेपण माध्यम, और दूसरा है परिक्षिप्त प्रावस्था। तो परिक्षिप्त प्रावस्था का मतलब हुआ कि जो कण माध्यम में लटकेंगे वो परिक्षिप्त प्रावस्था होंगे, और परिक्षेपण माध्यम का हुआ कि जिसमें कण लटकेंगे वे परिक्षेपण माध्यम होंगे। ये दोनों चीज़ हमारा क्लियर होना चाहिए। तो हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं कोलाइडल के, और ये भी क्लियर करेंगे कि उसमें परिक्षिप्त प्रावस्था क्या है और परिक्षेपण माध्यम क्या है। तो आइए देखते हैं। ये है हमारा कोलाइड्स के सामान्य उदाहरण। इस सामान्य उदाहरण में देखिए एक ये आपका चार्ट बना हुआ है। इस चार्ट में है हमारा, ये देखिए परिक्षिप्त प्रावस्था। प्रावस्था का मतलब हुआ कि ये कण के रूप में रहेगा, और परिक्षेपण माध्यम हुआ जिसमें ये कण लटके रहेंगे। और इसको हम क्या कहते हैं, ऐसे कोलाइडल को हम क्या कहते हैं वो प्रकार बताएगा, और ऐसे प्रकार के ये उदाहरण रहेंगे। तो इस तरह से हम इसको अभी जानते हैं। जैसे है द्रव गैस, द्रव और गैस। जब परिक्षेपण माध्यम हमारा गैस होता है, गैस में जब द्रव के कण लटके हुए होते हैं तो इसको हम एरेसोल कहते हैं। एरेसोल जैसे हमारा हुआ कोहरा। कोहरा में आप देखते हैं कि वायु में द्रव के कण लटके हुए होते हैं। कोहरा भी एक कोलाइड का उदाहरण है। ऐसे बादल, बादल में भी जलवाष्प है ना, जलवाष्प ही बादल है, तो द्रव के कण ही लटके हुए रहते हैं। और इसी तरह से कुहासा, धुआं और द्रव के कण ये सब मिलकर के कुहासा बनाते हैं, और ये वायु में लटके हुए होते हैं। इसका मतलब द्रव और गैस का जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है इसको हम एरेसोल कहते हैं। इसी तरह से आगे फिर हम देखते हैं ठोस और गैस का। जब कोई भी ठोस ये गैस में लटका हुआ होता है, जैसे अभी हमने कहा था धुआं। जब कोहरा रहता है तो इसमें कुछ धुआं के भी कण हो सकते हैं जो हमको ठोस के रूप में आते हैं। तो धुआं को हम अलग कर दे रहे हैं। अगर धुआं को अलग कर दें तो गैस में ठोस के कण, कार्बन के कण ये रहते हैं, ये भी एरेसोल कहलाते हैं। तो चाहे द्रव गैस में हो या ठोस गैस में हो, ये एरेसोल होगा। इसका उदाहरण धुआं हुआ, चाहे आपके वाहन के धुआं हो, और चाहे चिमनी के धुआं हो, और चाहे ही आपके जो घरेलू चूल्हा हम लोग यूज़ करते हैं, है ना, लकड़ी जलाने पर धुआं उत्पन्न होता है, ये सब इसके उदाहरण हैं। ऐसे ही जब गैस ये द्रव में होगा, द्रव ये माध्यम होगा, और गैस के कण ये परिक्षिप्त प्रावस्था में होंगे। तो गैस के कण द्रव में लटके हुए हों, इसका मतलब जैसे फोम, शेविंग क्रीम में क्या होता है, शेविंग क्रीम में गैस के कण द्रव, हाँ गैस के कण ये द्रव में, जो आपके द्रव के कण हैं जो कि आपका माध्यम है, परिक्षेपण माध्यम है, इसमें लटके हुए होते हैं, और ये शेविंग क्रीम इसका उदाहरण है। ऐसे ही द्रव का द्रव में भी होता है। जब द्रव का द्रव में कोलाइडल बनता है तो इसको हम इमल्सन कहते हैं। जैसे आपका दूध, दूध में क्या हुआ, दूध का कण भी द्रव है और माध्यम भी
पानी ये भी द्रव है। तो द्रव का द्रव में ये इमल्सन होता है, इसको हम दूध कहते हैं। फेस क्रीम भी इसका उदाहरण है। ऐसे आगे देखते हैं, जब ठोस के कण ये द्रव में होते हैं, ठोस के कण द्रव में लटके हुए होते हैं तो इसको हम सॉल कहते हैं। जैसे मैग्नीशिया मिल्क या कीचड़। कीचड़ जो है ये निलंबन भी हो सकता है, लेकिन अगर इसके कण ज़्यादा छोटे हैं और नीचे नहीं बैठते हैं, आप देखते हैं कि कीचड़ जो है, जो बड़े कण होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। आप ऐसे ही रख दीजिए तो नीचे बैठ जाएंगे, आप पानी बदलते रहिए, तब भी पानी आपका बहुत साफ़ नहीं हो पाता है, उसमें कुछ न कुछ मात्रा इसके मिले रहते हैं। तो वो जो स्थिति बनती है वो एक सॉल की बनती है। या मैग्नीशिया मिल्क, कुछ ऐसे दवा भी आपको मिलते हैं जो कोलाइडल फार्म में होते हैं। जैसे पेट के लिए जो दवा आती है पीले पीले रंग की, आप देखते होंगे, तो वो भी एक कोलाइडल का ही उदाहरण है, जिसमें ठोस के कण ये द्रव में परिक्षिप्त रहते हैं और ये सोल कहलाते हैं। ऐसे ही गैस के कण जब ठोस में होते हैं, ठोस में गैस के कण, तो इसको हम फोम कहते हैं। ये हल्के हो जाते हैं, जैसे आपके फोम, रबड़, स्पंज है ना, ये आपका झामा, ये सब गैस के कण जब ये ठोस में परिक्षिप्त रहते हैं तो इसको हम फोम कहते हैं। इसी तरह से हम ये देखते हैं कि द्रव के कण ये जब ठोस में होते हैं, द्रव के कण ठोस में होते हैं तो ये जल कहलाते हैं। जैसे आपका जेली, आपका पनीर, आपका मक्खन, ये इसके उदाहरण हैं। अब एक पॉइंट और आपका है, वो इसमें थोड़ा सा छूट रहा है, वो आप देख लीजिए, यहाँ इस तरह से लिख दिया गया है, ठोस का ठोस में, ठोस का ठोस में भी बनता है और इसको हम ठोस सॉल कहते हैं। यहाँ थोड़ा सा स्पष्ट नहीं हुआ है तो ये लिख दीजिएगा ठोस सॉल, ये सॉल है, ये सॉल, ठोस सॉल है। इसका जो उदाहरण होगा वो रंगीन पत्थर, दूध या कांच। इसका एग्जाम्पल यहाँ से क्लियर कर लेते हैं। ये आपका होगा रंगीन पत्थर, रंगीन पत्थर, ये रंगीन पत्थर जिसको आप रत्न कहते हो, रंगीन रत्न पत्थर भी आप कह सकते हो, या दूधिया कांच, दूधिया कांच, दूधिया कांच भी इसका उदाहरण है। अब देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रकाश गुजरने पर, जब प्रकाश की किरण गुजरती है तो ये प्रकाश के मार्ग को दृष्टिगोचर करता है। ये जो प्रभाव होता है, इस प्रभाव को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। ये कोलाइडल सॉल्यूशन ही इसको दे सकता है। तो टिंडल प्रभाव के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। ये टिंडल इफेक्ट क्या है, टिंडल प्रभाव क्या है। जब प्रकाश की किरण कोलाइडल कण से टकराती है तो यह प्रकाश पुंज को फैला देती है तथा प्रकाश का मार्ग हमें दिखाई देने लगता है। किसी आप कोलाइडल सॉल्यूशन से प्रकाश को गुजारिए, तो जब प्रकाश गुजरता है तो ये क्या करता है, इस प्रकाश पुंज को फैला देता है। वास्तव में ये कोलाइडल कण ही प्रकाश पुंज को फैलाते हैं और प्रकाश का मार्ग हमें दिखाई देने लगता है। इसी प्रभाव को हम कोलाइडल कणों द्वारा प्रकाश के फैलाने के प्रभाव को ही हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। प्रकाश का कोलाइड्स या कोलाइडल कणों के द्वारा फैलाना, ये टिंडल प्रभाव कहलाता है, टिंडल इफेक्ट कहलाता है। इस प्रभाव की खोज ये भौतिक वेत्ता जॉन टिंडल ने किया था। अतः इसी घटना को हम इसी वैज्ञानिक के नाम पर टिंडल इफेक्ट या टिंडल प्रभाव कहते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देते हैं कि अगर एक कमरे में छोटा सा छिद्र हो और प्रकाश की किरण धूल के कणों को तैरते हुए आसानी से आप देख सकते हैं। ये धूल तथा कार्बन के कण हवा में निलंबित होते हैं। क्या है,
ये धुआं जैसे हुआ या धूल के कण हुआ, तो ठोस ये हवा में निलंबित है। ये कोलाइड का कार्य करता है, जो प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, जिससे प्रकाश का मार्ग दृष्टिगोचर होने लगता है। और प्रकाश का धूल के कणों तथा कार्बन के कणों द्वारा फैलाना, यही क्या कहलाता है? टिंडल इफेक्ट कहलाता है। जैसे एक अंधेरे कमरे में आप हूँ, मान लीजिए कि ये ऐसे अंधेरा एक कमरा है और इसमें कोई एक छिद्र है, उस छिद्र से प्रकाश आ रहा है। तो जब उस छिद्र से प्रकाश आ रहा होता है तो हमको ऐसे दिखाई देता है कि ये ऐसे प्रकाश आ रहा है। ये और इसमें आप देखते हैं कि ऐसे बहुत से धूल के कण ये तैरते हुए इसमें दिखाई देते हैं। तो धूल के कण ये वायु में निलंबित होते हैं और इस तरह से ये एक कोलाइडल फॉर्म बनाते हैं। और प्रकाश को, जो प्रकाश की किरण आ रही है, इस प्रकाश के किरण को ये फैला देते हैं, जिससे प्रकाश का मार्ग हमें दिखाई देने लगता है। बाकी हम प्रकाश को देख नहीं पाते हैं, तो वास्तव में प्रकाश के मार्ग को ये दिखाई देने लगता है और इसी इफ़ेक्ट को हम क्या कहते हैं? टिंडल इफ़ेक्ट कहते हैं। अब थोड़ा सा ये हम जान लेते हैं कि ये जो टिंडल इफ़ेक्ट हुआ, ये जो निलंबन हुआ, तो टिंडल इफ़ेक्ट सिर्फ कोलाइडल सॉल्यूशन के कारण हुआ और जो निलंबन हुआ ये सिर्फ निलंबित कणों के कारण होता है। अच्छा, फिर ये हम देखते हैं कि एक ट्रू सॉल्यूशन होता है। तो इन सब में क्या अंतर है, इनके आकार में क्या? देखिएगा कि मिश्रणों का वास्तविक विलयन, ये जो ट्रू सॉल्यूशन है, निलंबन और कोलाइड कण में वर्गीकरण, इस आधार पर पाया गया कि पदार्थ के कणों का आकार कितना है। इसके आकार के आधार पर ही हम ट्रू सॉल्यूशन और निलंबन, सस्पेंशन और कोलाइड्स, इनका हम अंतर ले सकते हैं। यदि कणों का आकार 1 नैनोमीटर से छोटा है तो मिश्रण समांग होगा। इसका मतलब इसका व्यवहार एक वास्तविक विलयन की तरह होगा। लेकिन अगर 1 नैनोमीटर से और 100 नैनोमीटर के बीच में है, यदि कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है तो ये निकाय विषमांगी होगा और ये ऐसा विषमांगी होगा कि ये कोलाइड्स बनाएंगे। लेकिन अगर इससे बड़ा हो गया, 100 नैनोमीटर से आपका बड़ा हो गया, तो वो क्या होगा? वो निलंबन होगा। वो निलंबन को, तो ये कणों के आकार पर होता है। आपने क्या जाना? 1 नैनोमीटर से छोटा ट्रू सॉल्यूशन, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच ये विषमांगी मिश्रण कोलाइड होगा और 100 नैनोमीटर से बड़ा होगा तो ये क्या होगा? ये निलंबन होगा। तो निलंबन सबसे बड़ा और ट्रू सॉल्यूशन ये सबसे छोटा और जो कोलाइड्स होते हैं ये इनके बीच में होते हैं। तो इस तरह से हमने जाना। अब यहाँ थोड़ा तीनों में हम अंतर भी देख लेते हैं। ये विलयन है, ये कोलाइड्स है और ये निलंबन है। इनके कणों के आकार के क्रम में हम इनको व्यवस्थित कर देते हैं और विलयन, कोलाइड्स तथा निलंबन में ये अंतर हम जान लेते हैं। पहला है हमारा आकार के रूप में हम देख लेते हैं। विलय के कण आकार में ये 1 नैनोमीटर से छोटे होते हैं। 1 नैनोमीटर आपका नैनोमीटर ये 10⁻⁻9 मीटर होता है। 1 नैनोमीटर माने 10⁻⁹ मीटर, यहाँ 10 लिख उठा है। और इसमें कणों का जो आकार होता है तो ऐसे ही जानिए कि 1 नैनोमीटर से इसमें छोटा होता है और इसमें क्या है? 1 नैनोमीटर से और 100 नैनोमीटर के बीच में होता है। नैनोमीटर में, इसको सेंटीमीटर में यहाँ कन्वर्ट किया गया है। और यहाँ जो होता है ये 100 नैनोमीटर से बड़ा होता है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया गया। आप चाहें तो नैनोमीटर में इसको पढ़ें, नैनोमीटर में आप लिख सकते हैं। दूसरा है, इसमें विलय के कणों को सूक्ष्मदर्शी से नहीं देखा जा सकता है। इसमें विलय के कणों को देखा जा सकता है और इसमें विलय के कणों को बहुत आसानी से देखा जा सकता है। ये चूँकि विलायक में बिल्कुल
विलायक के कणों में जो गैप होता है, जो स्थान होता है, उसमें चले जाते हैं, इसलिए दिखाई नहीं देते हैं। और ये चूँकि लटके रहते हैं, विषमांगी मिश्रण है, इसलिए इसको देखा जा सकता है। और ये बहुत बड़े होते हैं निलंबन, तो इसलिए इनको बहुत ही आसानी के साथ हम देख सकते हैं। ये आपका तीसरा पॉइंट है। इसको स्थिर रखने पर विलीय के कण पृथक नहीं होते हैं, ये ट्रू सॉल्यूशन होता है, बिल्कुल नीचे नहीं बैठते हैं। और यह भी पृथक नहीं होते हैं, लेकिन अगर निलंबन है, इसको आप रख दीजिए, तो विलीय के जो कण होते हैं जो मिश्रण में है वो नीचे तरछट में बैठ जाते हैं, तो पृथक हो जाते हैं। ये समांगी मिश्रण है। ये समांगी की तरह दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअली ये विषमांगी मिश्रण है, और ये भी विषमांगी मिश्रण है। तो ये दोनों ही विषमांगी मिश्रण है, लेकिन ये समांगी की तरह दिखाई देता है और ये विषमांगी की ही तरह दिखाई देता है। पांचवा है, फिल्टर पेपर तथा चर्मपत्र की झिल्ली से ये गुजर जाते हैं। ये फिल्टर पेपर से तो गुजर जाते हैं, लेकिन चर्मपत्र की झिल्ली से धीरे धीरे गुजरते हैं, और ये फिल्टर पेपर या चर्मपत्र की झिल्ली से नहीं गुजर पाते हैं, ये पार नहीं हो पाते हैं। इनके एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। इनके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, ये देखिए। इनके उदाहरण जो हैं हमारे ट्रू सॉल्यूशन में हम जानते हैं कि पानी, चीनी, नमक, सिरका, ये सब ट्रू सॉल्यूशन के उदाहरण हैं। और जो कोलाइडल है, ये हमारा दूध है, ब्लड रक्त है, टूथपेस्ट है, कोहरा है, जली है, ये सब इसके उदाहरण हुआ। और इसका जो उदाहरण हुआ वो गंदा पानी हुआ, रेत हुआ, है ना, ये इसके उदाहरण हैं। तो इस तरह से हम ये ट्रू सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन, है ना, इसके बारे में हम पूरा जान चुके हैं। इसका आप लोग नोट्स बना लीजिए, और फिर इसके आगे हम लोग फिर पढ़ेंगे। धन्यवाद।